सो हाय गाइस, आदर्श हियर। सो हमारे साथ है सौरदीप। बहुत सारे बच्चों का जो ड्रीम होता है यार, कुछ कुछ एग्जामिनेशंस को क्रैक करने का, जैसा कि आपने शायद थंबनेल में भी देखा होगा। तो वो सारे एग्जामिनेशंस इन्होंने क्रैक किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम WBJEE टू जेई एडवांस, KVPY, सारे एग्जामिनेशंस में काफी अच्छे इनकी रैंक है। अगर मैं WBJEE की पिछले साल 2020 की बात करूं तो इनकी रैंक 1 थी। सो ही वाज टॉपर ऑफ WBJEE एग्जामिनेशन। जेई एडवांस में इनका रैंक था 120, KVPY में इनका रैंक था 48 और जेई मेंस में इनका रैंक था 284। तो सारे एग्जामिनेशंस में यार इन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छा किया है। इनके साथ हमारी कुछ अभी बातें होने वाली हैं। पहले मैं सौरदीप को थैंक यू कहना चाहूंगा कि वो हमारे चैनल पे आए। थैंक यू। हेलो, आई एम शोरदीप दास। मैं वेस्ट बंगाल का रायगंज शहर से हूँ और अभी IISc बेंगलोर जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वहाँ पे BSc कर रहा हूँ। मेरा ऐसे मन है कि फिजिक्स या मैथ्स में कुछ रिसर्च करेंगे फ्यूचर में। मतलब काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जी एडवांस या फिर जेई मेंस की एग्जामिनेशन जो भी बच्चे देते हैं या फिर WBJEE की भी एग्जामिनेशन देते हैं, तो वो प्राइमरीली ऑप्ट करना चाहते हैं। जो टॉपर्स होते हैं खास करके वो प्राइमरीली ऑप्ट करना चाहते हैं या तो वो कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें तुम्हारे मन में मतलब बचपन से ही था या फिर नहीं, अभी कुछ चीजें ऐसी पता चली जिसकी वजह से तुम मतलब अपने आप की जो रास्ता एक होता है उस रास्ते को तुमने शिफ्ट कर लिया, मतलब क्यों ऐसा, ये मैं पूछना चाहूंगा। बचपन से हम जो साइंटिस्ट है, जैसे कि वर्ल्ड के कुछ फेमस साइंटिस्ट थे पहले, जैसे आइंस्टाइन, न्यूटन, और इंडिया के भी जो फेमस साइंटिस्ट थे, जगदीश चंद्र बोस, सीवी रमन, ये लोग से इंस्पायर हुआ था कि हम जो ग्रेट साइंटिस्ट थे वो लोग की बायोग्राफी पढ़ता था मैं। और पढ़ के ऐसा लगता था कि साइंस में अभी बहुत कुछ डिस्कवर करने या इन्वेंट करने जैसा है। तो इसलिए हम बचपन से ड्रीम करते थे कि बड़ा होकर कुछ साइंटिस्ट बनेंगे, कुछ इन्वेंट करेंगे। इसलिए एक शौक था पहले से ही। जब KVPI में क्वालिफाई किया, उसके बाद से लगा कि अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में चांस मिल रहा है, तो इसमें जाके अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। पा रहा हूँ या फिर आपसे मैंने जब बात भी किया था सौरदेव, तो आपने बताया था कि मेरे जेई एडवांस पे रैंक 120 थी, जेई मेंस पे भी रैंक 284 थी, और WBJEE भी आपने दिया, वहां पे रैंक आपकी 1 थी, है ना। तो मतलब काफी सारे बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि क्या 6th 7th से ही स्टार्ट करके हम लोग प्रिपरेशन रैंक 1 2 या फिर रैंक 100 ला सकते हैं। तो आप अपनी पहले की जर्नी बताएं, फिर मतलब। में हम क्लास 8 9 तक स्कूल में फर्स्ट सेकंड ऐसे ही हुआ करते, या फिर फर्स्ट या फिर सेकंड। तो बट इस टाइम में हम एडवांस लेवल का कुछ नहीं पढ़ते थे। जो स्कूल का सिलेबस रहता था या फिर कुछ क्विज के लिए पढ़ते थे। हम लोग का साइंस क्विज होता था स्कूल में, उसके लिए थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ना पड़ता था। बट 11 12 का कुछ पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। मतलब जैसे जब 8 में थे तब 8 का कुछ पढ़ते थे और 9 का थोड़ा पढ़ना शुरू किया। हम लोग एक फाउंडेशन कोर्स हुआ था उसमें। हम्म। मतलब जैसे जेई का पैटर्न होता है, जी। क्लास 8 9 10 में तो ऐसा पैटर्न नहीं होता, उसका एग्जाम का पैटर्न अलग होता है। तो हम लोग को जेई पैटर्न से पढ़ाते थे, बट टॉपिक सेम था। अच्छा अच्छा। और और जब 11 12 में कोचिंग ज्वाइन किए, उस टाइम हम लोग को अच्छा, मतलब कि आपने जेई अ, एडवांस, जेई मेंस या फिर जो भी एग्जामिनेशन है इनकी कोचिंग आपने 11th में आने के बाद ही स्टार्ट किया है, यही तो। पढ़ते थे। अच्छा अच्छा, आप कौन से स्कूल अ, से थे, मतलब 10th तक आपने कौन से स्कूल से स्कूलिंग की थी। 10th तक रायगंज में एक स्कूल है, शारदा विद्या मंदिर, उसमें पढ़े थे। और 11 12 में रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर। अच्छा, मैं भी रामकृष्ण मिशन का ही स्टूडेंट हूँ, हालांकि मैंने 10th तक पढ़ाई करी है, उसके बाद मैं फिर DAP मूव कर गया। 11th में हम पहले जब स्कूल स्टार्ट हुआ उसके पहले थोड़ा सा पढ़े थे। मतलब इंटरेस्ट था, क्यूरियोसिटी था ऐसे ही पढ़ने का। और जो जब क्लास शुरू हुआ हम लोग का, तब कोचिंग चलता था क्लास के साथ ही। तो हम तो ऐसे अच्छा, मतलब स्पेशली जेई स्कूल, के लिए कुछ नहीं पढ़ते। अच्छा स्कूल में ही पहले बोर्ड्स का पढ़ाया जाता था, उसके बाद फिर जेई का क्लास होता था, ये आप कहना चाह रहे हैं। नहीं, हाँ स्कूल में ही, बट स्कूल के जो टीचर थे, जी। टीचर स्कूल टीचर्स बोर्ड के लिए पढ़ाते थे। और जो बाहर से कोचिंग के टीचर आते थे वो लोग जेई के लिए पढ़ाते थे। जैसे कोचिंग चलता था, कोचिंग के बाद ऐसे बहुत सारा मॉक टेस्ट नहीं होता था, लेकिन हम जब घर में आते थे तब कोई बुक खरीद लेते थे। जैसे कि अरिहंत का बुक मिलता है, दिशा पब्लिकेशन का मिलता है, ये सब बुक खरीद के अपने से मॉक टेस्ट देते थे। जैसे KPI के लिए मॉक टेस्ट देते थे KPI वेबसाइट से। फिर जेई मेन के लिए, जेई मेन एग्जाम से 2 3 महीने पहले तक मॉक टेस्ट देते थे बुक से। और कभी कभी जेई एडवांस के पहले, जैसे उस टाइम में लॉकडाउन था, तो घर में बैठ के जो बहुत सारा ऑनलाइन टेस्ट मिलता है,
कोचिंग इंस्टीट्यूशन का, वो सब अटेंड करते थे। हल्का उतना कुछ नहीं पढ़ते थे, एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर पढ़ते थे। जैसे कि केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी मेनली वो सब जानते हैं कि कैसा कितना इम्पोर्टेंट बुक है। हम्म। और फिजिक्स में हम लोग पहले बोर्ड के लिए पढ़े, बट जब बोर्ड का पढ़ना खत्म हो गया तो देखे कि जो जेई का क्वेश्चन आता है वो बोर्ड से उतना अलग नहीं होता। सिर्फ अलग क्या होता है, उस वो थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, या फिर उसमें मैथमेटिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए अपने से प्रैक्टिस करना पड़ता था। जैसे हम लोग कुछ रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस करने के लिए रेफरेंस बुक खरीदते थे। आपने अलग अलग एग्जामिनेशन दिया, पहले तो जेई मेंस, अगर आप पैटर्न भी देखें तो जेई मेंस से जेई एडवांस का एग्जामिनेशन का पैटर्न मतलब ऑलमोस्ट वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो, बहुत ज्यादा मांगता है। और वहीं अगर आप डब्ल्यूबीजेडब्ल्यू की एग्जामिनेशन देखें तो यहाँ पे हमारा वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। और डब्ल्यूबीजेडब्ल्यू की एग्जामिनेशन पे आप भी जानते होंगे, जैसे कि 200 मार्क्स की एग्जामिनेशन हुई, 2-2 घंटों की एग्जामिनेशन हुई, स्पीड हम लोगों का देखा जाता है। तो मतलब सारे के लिए अलग अलग मॉक टेस्ट आप दिया करते थे, या फिर आपने सोचा था कि नहीं ठीक है मैं सिर्फ जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर करता हूँ, बाकी सारी एग्जामिनेशन मेरी निकल ही जाएगी? जब स्टार्ट किए थे मॉक टेस्ट देना, उस टाइम सिर्फ जेई एडवांस का देते थे। जेई मेन का हम सोचे थे कि जेई एडवांस का अगर बहुत स्पीड से कर पाए तो जेई मेन का करना उतना टफ नहीं होगा। और मेरा मतलब मेन फोकस रहता था स्पीड पे, स्पीड और एक्यूरेसी, ये दोनों पे। तो पहले हम क्या किया कि एक्यूरेसी को डेवलप करने की कोशिश किया। उसके बाद जब एक्यूरेसी डेवलप हो गया, जब फॉर्मूला सब मतलब माइंड में ऐसे कुछ सेट हो गया, तो उसके बाद स्पीड पे ध्यान दिया। स्पीड को इम्प्रूव करते करते इसको मतलब जैसे जेई मेन का एग्जाम होता था 3 घंटे का, हम ट्राई करते थे 2 घंटे में कंप्लीट करने का, जो मॉक टेस्ट हुआ था उस सब में। और इसका फायदा क्या है कि लास्ट में बहुत टाइम बच जाता है। जिस टाइम कुछ अगर गलती हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ गलती होगा, उसको निकाल के उसको सॉल्व मतलब ठीक से सॉल्व कर सकते हैं उसके बाद। अच्छा इसका एडवांटेज हमको मिला था जेई मेन में। उसके बाद स्पीड पे बहुत ध्यान दिया। अच्छा अच्छा। तो डब्ल्यूबीजेडब्ल्यू के लिए जो आपने प्रिपरेशन की, तो उसके लिए क्या प्रीवियस ईयर वगैरह के कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे या नहीं किए थे डब्ल्यूबीजेडब्ल्यू के लिए? डब्ल्यूबीजेडब्ल्यू के लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन नहीं किया था हम। मतलब हमको ऐसे पता भी नहीं था कि डब्ल्यूबीजे हम देंगे या नहीं। मतलब उस टाइम सोचे कि ऐसे हम तो कुछ पढ़े नहीं थे डब्ल्यूबीजे के लिए अलग से। तो हम लोग के कुछ दोस्त लोग पढ़ रहे थे, तो उससे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मांग लिए, 2-3 पेपर सॉल्व किए और फिर एग्जाम देने चले गए। तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी वही कहना चाहूंगा, जैसे कई सारे बच्चे मेरे से बहुत बार ऐसा पूछते हैं कि भैया हम लोग डब्ल्यूबीजेडब्ल्यू का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। मैं उनको यही बात बोलता हूँ बार बार कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेंस और जेई एडवांस की एग्जामिनेशन, तो उसका एक सबसेट बन जाता है हमारा डब्ल्यूबीजेडब्ल्यू का एग्जामिनेशन। हाँ, साथ में वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो आपको करने ही पड़ते हैं, जैसे ये आइडिया लगता है कि ठीक है किस टाइप की क्वेश्चंस आती है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या मैं उन क्वेश्चंस को उतने टाइम में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो राइट इन फ्रंट ऑफ यू तुम्हारे सामने एक टॉपर है जो वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, और व्हाट वाज योर मार्क्स, मतलब कितने मार्क्स थे आपके अप्रोक्सीमेटली, कुछ याद है? 168। सो 168 वाज हिज मार्क्स, जो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, काफी काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। और इन्होंने भी यही किया था कि अपनी जो जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी है वो इन्होंने करी, और साथ में जब एग्जामिनेशन आने वाला था तो 7-8 दिन या 10 दिन पहले इन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए। तो आपके केस में हो सकता है कि आप 1 महीने पहले से करो या फिर 2 महीने पहले से करो, बट इससे ज्यादा कुछ और मतलब यूनिक करने की जरूरत नहीं। तो आप किसी पार्टिकुलर किसी कोचिंग के शीट्स वगैरह को फॉलो करते थे, या फिर देखते देखते थे, या फिर उससे प्रिपेयर करते थे, या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक्स को ही आप फॉलो किया करते थे? ऐसे तो स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करते थे, बट हम लोग का जो कोचिंग सेंटर था पाथफाइंडर, वेस्ट बंगाल का कोचिंग है, वो लोग का जो बुक मिलता है स्टडी मटेरियल, उसको थोड़ा उसका जो सॉल्व एक्सरसाइज था या फिर अनसॉल्व क्वेश्चन था वो सब देखते थे थोड़ा सा। बट कोचिंग से उतना मतलब कोचिंग का जो मॉड्यूल था उससे ज़्यादा नहीं पढ़े, क्योंकि उसमें जो था मैक्सिमम चीज़ टेक्स्ट बुक में रहता ही था, तो एक्स्ट्रा था वो सब देख लिए थे थोड़ा सा। अच्छा सरदीप, एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि काफी सारे बच्चे भी पूछते हैं कि मतलब जो क्लास में जितना पढ़ाया जाता है, या फिर अगर आप किसी वीडियो से भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो क्या सिर्फ उतना ही पढ़ लेना इनफ होता है, या फिर आप घर पे आके स्टैंडर्ड बुक से मतलब थॉरोली रीडिंग वगैरह भी करते थे खुद से, या फिर जो कोचिंग में पढ़ा दिया क्लास गया बस उतने से ही बस आपका काम हो जाता था? हम क्लास में जो पढ़ाया जाता था उससे ट्राई करते थे। जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, सपोज जेई एडवांस का कुछ प्रीवियस ईयर बुक मिलता था जो सब्जेक्ट चैप्टर वाइज डिवीजन रहता है क्वेश्चन का। तो हम्म। उससे सपोज एक चैप्टर कंप्लीट हो तो वो वाला चैप्टर खोल लिए, उससे ट्राई किए क्वेश्चन, तो जितना बन सका
मतलब क्लास के कॉन्सेप्ट डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में उसका एप्लीकेशन उसको घुमा फिरा के पूछते हैं। जी तो जी। ये सब क्वेश्चन को ऐसे ही मतलब एप्लीकेशन करने की कोशिश करते हैं कि लिमिटेड मटेरियल को मतलब कितना तरीके से अप्लाई करके बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये हम ट्राई करते थे। और इसी को ट्राई करके बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन किए, और सपोज कुछ क्वेश्चन रह गया तो उसको बाहर से ढूंढते थे कि ये वाला थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, तो उसको कोई बुक से पढ़ लेते थे या फिर टीचर से पूछ लेते थे। स्कूलिंग और कोचिंग, मैंने भी स्कूलिंग और कोचिंग साथ में ही किया था, और आई नो कि मतलब पता नहीं, मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगता था, क्योंकि पहले स्कूल जाओ, वहां पे आप पूरा एग्जॉस्ट हो जाते हो टोटली, सेम सब्जेक्ट फिर आके आपको कोचिंग में पढ़ना होता है, वहां पे भी बहुत सारा टाइम जाता है, उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी के लिए थोड़ा सा कम टाइम मिलता है। तो कैसे मैनेज करते थे उन दोनों चीजों को? स्कूल तो पर डे जितना 6 घंटे का होता था स्कूल, और कोचिंग टाइमिंग उतना ज्यादा नहीं टाइमिंग क्या होता था। था हमारा उसका कोचिंग वैसे? टाइमिंग क्या था स्कूल का? टाइमिंग स्कूल सुबह 9 बजे से 12 तक, और फिर 1 से 4 तक अच्छा स्कूल अच्छा। होता था। अच्छा, उसके बाद फिर कोचिंग? कोचिंग हर दिन नहीं होता था, कोचिंग ट्यूसडे को 3 घंटा और वेडनेसडे को 9 घंटा, वेडनेसडे इतना को कोचिंग 9 चलता घंटा था। अच्छा। हाँ, वेडनेसडे को अच्छा स्कूल नहीं होता था। टाइमिंग मैनेज करने के लिए हम हॉस्टल में जितना पढ़ सकते थे पढ़ते थे, और ऐसे इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, क्योंकि स्कूल में जो चल रहा था कोचिंग में वो चैप्टर चलता था या फिर उसके 2 चैप्टर आगे, ऐसा ही चलता था हमेशा। अच्छा। तो मतलब सेल्फ स्टडी में आप अप्रोक्सीमेटली दिन में कितना घंटा पढ़ा करते थे, क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह अ, के ऊपर? जब स्कूल चलता था तब हॉस्टल में दिन में 5-6 घंटे के ज्यादा नहीं पढ़ता था, और जब घर में रहता था तब मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि अब पढ़ूंगा अब नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं। जब टाइम मिला थोड़ा सा पढ़ लिया, फिर थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, ऐसे करके दिन में 6-7 घंटा हो सकता था। अच्छा, मतलब जैसे कि आपका अभी, अगर आप खुद की रैंक को अभी आप देखो तो जेई एडवांस पे अंडर 150 रैंक लाना, इट वाज ए ट्रेमेंडस जॉब। या फिर अगर आप WBJ भी देखें तो रैंक 1, क्योंकि काफी अच्छे अच्छे बच्चे एग्जामिनेशंस देते हैं, KVPY में भी आपका रैंक अच्छा है, तो मतलब ऐसा जब आप 11th 12th में जब आप घर पे भी प्रैक्टिस वगैरह करते थे, तो ऐसा इमेजिन हो रहा था कि नहीं मैं जेई एडवांस जैसी एग्जामिनेशन, अच्छी एग्जामिनेशन, बड़ी एग्जामिनेशन, आपको ऐसा फील होता था कि नहीं मैं अंडर 200 या अंडर 150 आ पाऊंगा, या फिर आप बस फ्लो में चलते गए और आप खुद ब खुद इंप्रूव होते गए, या कहीं इसी बीच में आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं आ सकता हूँ, फील आ रहा था अंदर से, क्योंकि पढ़ रहे थे उस हिसाब से तो आप? हमको ऐसे लगता तो था कि अच्छा रैंक ला सकते हैं, बट कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि हम पहले कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऐसे नहीं दिए थे, तो ऐसा समझ भी नहीं सकते थे कि कितना अच्छा पढ़ने से कितना अच्छा रैंक आता है। बट अच्छा। ऐसे मेरा टारगेट था कि अच्छा अगर रैंक आए, मतलब अंडर 500 लाने का टारगेट था। और टीचर लोग भी कभी कभी क्लास में जब परफॉर्म करते थे कोई सपोज क्वेश्चन में या फिर एग्जाम में क्लास टेस्ट में, तो टीचर लोग कभी कभी मतलब हमको बोलते थे कि ऐसे मतलब 500 के अंदर रैंक आ सकता है, बट थोड़ा सा ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो अच्छा, तो रिवीजन किस तरीके से करते थे सौरदीप आप? क्योंकि मैंने भी जैसे कि जब जेई मेंस या जेई एडवांस की प्रिपरेशन वगैरह की थी, तो मुझे हर कोई या टीचर वगैरह भी बोलते थे कि रेगुलर रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन आम बच्चे, नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो रिवीजन मिस कर देते हैं। हम लोग का जो स्कूल में मतलब सिस्टम था, हम लोग सब स्कूल के सारे बच्चे हॉस्टल में रहते थे, तो उस टाइम सपोज किसी का कोई डाउट हुआ तो वो दूसरे से जाके पूछता था। तो ऐसे ही मेरे पास सपोज मेरा कोई डिवीजन ऐसे कोई चैप्टर का डिवीजन नहीं हुआ, तो तब क्या होता था कि हमेशा किसी ना किसी का तो डाउट लगा रहता था क्लास क्लास में। तो उस टाइम सपोज मेरे पास कोई आया तो उससे मैं देख लिया कि ये क्वेश्चन सपोज मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं थोड़ा पढ़ के उसको सॉल्व किया, ऐसे मेरा रिवीजन हो जाता था, कोई फॉर्मली नहीं करते थे रिवीजन। दोस्त लोगों का एक सर्कल था, और वो सारे दोस्त, आप लोग जो भी जेई एडवांस या जेई मेंस की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते थे, आपस में एक दूसरे की डाउट्स को सॉल्व करते करते आपकी रिवीजन वगैरह हो जाती हाँ, थी। ये ऐसे ही काफी होता था। काफी यूनिक चीज है, मतलब ये काफी यूनिक चीज मुझे आपसे जानने को मिला कि इस तरीके से भी रिवीजन किया जा सकता है। आप अपने जूनियर को क्या क्या टिप्स देना चाहेंगे जो कि अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिनकी एग्जामिनेशन अच्छी नहीं जा रही है? कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं उनकी थ्योरी काफी अच्छी है, बट स्टिल वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या फिर किन्हीं बच्चों की मार्क्स नहीं आ पा रही है अच्छे से, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? हाँ, देखो पहले बात है कि अ, सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन करना और मॉक टेस्ट देना। जितना मॉक टेस्ट कोई देगा उतना ज्यादा इम्प्रूव होगा। और मॉक टेस्ट में जो अनकॉमन टाइप का क्वेश्चन रहता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कॉमन क्वेश्चन है वो तो बन जाएगा, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ कैलकुलेशन खुद से इम्प्रूव कर सकते हैं। बट जो क्वेश्चन कुछ अनकॉमन है उसको लेके थोड़ा सा रहना है, मतलब उसको लेके पूरा दिन पर नहीं रहना है कि इसको हम सॉल्व करके रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। उसमें से जितना हो सके, जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके उसको सॉल्व करना है। और बेस्ट
वे टू स्टडी वो ऐसा है कि कोई चैप्टर हो गया तो चैप्टर होने के बाद जितना क्वेश्चन कोई प्रीवियस ईयर से बन सके, प्रीवियस ईयर कोई भी बुक खरीद लेना है तो उसका चैप्टर वाइज सेपरेट करके रहता है। तो उसमें कोई एक जो चैप्टर पढ़ाया गया उससे जितना क्वेश्चन बन सके बन रहा है कि नहीं। कोई अगर क्वेश्चन छूट गया तो उसको टीचर से पूछो या फिर कोई दोस्त है उससे पूछो, ये बहुत हेल्पफुल होता है। और एक चीज मतलब एग्जाम में मैं ऐसा करता था कि हम लोग कभी श्योर नहीं हो पाते थे कि कौन सा कोई इसका आंसर है कि नहीं। मतलब जैसे कोई क्वेश्चन, सपोज मैथ्स का कोई क्वेश्चन है तो उसमें मेरा आंसर है ए, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि इसको कैसे मतलब ए सच में होगा या नहीं। तो तब क्या करते थे कि एग्जाम के टाइम उसको एक तरीके से सॉल्व नहीं करके दो तरीके से सॉल्व करते थे। अगर दो तरीके से सेम आंसर आ रहा है तो मतलब कि सही है आंसर। जैसे कि सपोज एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, मेथड वन मेथड टू। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि मेथड वन एप्लीकेबल है और मेथड वन से ही बन जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि मेथड टू को पढ़ेंगे ही नहीं, सही मेथड टू बात। को भी याद रहेंगे और मेथड वन को भी याद रहेंगे, और दोनों से अगर सेम आंसर आया उसका मतलब कि आंसर आप सही सही है। है, आप सही किए, आप सही किए। हम लोग को पहले से इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में और हम आईएसआई के लिए पढ़ना चाहते थे, तो इसलिए आईएसआई का एक बुक आता है, टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स एट प्लस टू लेवल, ठीक है। उसको हम बहुत सारे बार मतलब सब क्वेश्चन ट्राई करते थे। उसमें बहुत सारा अच्छा लेवल का क्वेश्चन रहता है, उसको हम ट्राई किए थे। और मतलब मेरा ये मतलब हम चाहते थे कि उसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर। जेई मेंस या जेई एडवांस के लिए कौन कौन सा बुक आप प्रेफर मतलब करेंगे, बच्चे लोगों को बताएंगे कि ये सारे बुक्स अगर आप करते हैं तो ठीक रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में फिजिक्स में बुक्स? तो हम ऐसे आइदर डीसी पांडे और सेन गेज, ये दोनों में से कोई एक का। और केमिस्ट्री के लिए हम रिकमेंड करेंगे कि एनसीईआरटी ही पढ़े। बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो बालाजी पब्लिकेशन का बुक आता है ना, एम एस चौहान और नरेंद्र अवस्थी का, वो दोनों बहुत मतलब स्टैंडर्ड बुक है क्वेश्चन के लिए, और उसमें गलती भी कम रहता है आंसर में, मतलब अच्छा रिलायबल है। अच्छा अच्छा। और मैथ्स के लिए तो बोलेंगे कि जेई एडवांस के लिए अगर पढ़ रहे हो तो सेनगेज वन ऑफ द बेस्ट है। अच्छा और जो अभी बुक बोले क्वेश्चन ट्राई करने के लिए, जैसे कि चैप्टर वाइज जो टेस्ट ऑफ आता है। मैथमेटिक्स होता है ना, टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स बाय आईएसआई, अच्छा अच्छा। उसमें मतलब बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन रहता है जो जी एडवांस में कभी पूछ भी सकता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो नेशनल ओलंपियाड रहता है, आईएनपीएच और आईएनसीएच, वो सब के लिए भी हम प्रिपेयर कर रहे थे। तो उसका जो बुक रहता है उसमें अगर क्वेश्चन बहुत सारा रहता है, उसका जो प्रिपरेशन का बुक मिलता है, अरिहंत का पब्लिश अरिहंत का एक बुक पब्लिश होता है उसका, नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड और नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड। उसका अगर बुक सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन मतलब मिलता है। उसका एग्जाम भी होता है एनएसईपी और एनएसईसी नाम का, तो उसको हम मतलब प्रैक्टिस के लिए किए थे कि स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए हम ट्राई किए थे। तो आगे का क्या प्लान है स्वरूदीप? अभी तो आप आईआईएससी बैंगलोर से कर रहे हैं और आपके पास ऑप्शन था कि नहीं सारे सबसे बेस्ट आईआईटी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, किसी में भी आप एडमिशन ले सकते थे, बट राइट नाउ यू आर इन आईआईएससी बैंगलोर, जो कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट है ऑब्वियसली। सो आगे का क्या प्लान है आपका? आगे हम सोचे हैं कि बीएससी करेंगे फिजिक्स या मैथ्स में मेजर लेके। उसके बाद पीएचडी के लिए मतलब उसमें बीएससी एमएससी हो जाएगा आईआईएससी। उसके बाद पीएचडी के लिए कुछ या तो आया फॉरेन में जो अच्छा यूनिवर्सिटी रहता है उसमें भी जा सकते हैं, अच्छा अच्छा। ट्राई करेंगे जाने की। इतनी अच्छी रैंक हुई सारे एग्जामिनेशंस में। सो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द सब्सक्राइबर्स ऑफ माइन जो कि आपके इस वीडियो को देखेंगे, सबके तरफ से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, है ना। तो लास्ट मैसेज जो आप अभी मैं आप चाहता हूं कि आप सारे स्टूडेंट को दो जिनकी एग्जामिनेशन अच्छी नहीं गई है या देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, और कॉन्फिडेंस जो रहेगा उसको कंट्रोल में रखना है, ज्यादा कम भी नहीं होना है, ज्यादा ज्यादा भी नहीं होना है। ऐसे नहीं कि ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए कि अगले एग्जाम में अच्छा श्योरली होगा। और इसी तरह से हार्ड वर्क करे ताकि अगले बार में कोई भी जो जो भूल हुआ इस बार अच्छा वो सौरदीप अगली बार में ना हो। हाँ ठीक है, मैं तो बहुत सारी चीजें मैंने आपसे पूछा, बट एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे पूछना भूल गया। आप अपने प्रिपरेशन के वक्त में कितना मोबाइल फोन यूज करते थे, या फिर मोबाइल फोन यूज करते भी थे या नहीं करते थे, स्मार्टफोन? या फिर अगर करते थे तो कितना करते थे? फेसबुक, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ये सारी चीजें यूज करते थे या फिर नहीं, मतलब पढ़ाई के ऊपर फोकस थे पूरा? इस बार तो मतलब पिछले साल मार्च तक तो हम देवघर में थे, वहाँ पर हॉस्टल में रहते थे और वहाँ पे स्मार्टफोन कुछ भी अलाउड नहीं था।
तो उस टाइम में तो कुछ यूज नहीं करते थे, बट जब घर में आए, ये एडवांस के पहले 5-6 मंथ का ब्रेक था, उस टाइम फेसबुक थोड़ा यूज करते थे, मतलब अपना स्मार्टफोन लिया घर में आके। तो बट पहले पहले थोड़ा ज्यादा यूज करते थे, बट जब एग्जाम आ गया उसके पहले 1 मंथ यूज घटा दिया, और ज्यादा ये टाइम मॉक टेस्ट देने में लगे थे। मतलब मार्च के बाद यूज किया, मार्च से सितंबर तक यूज किया, उसके पहले नहीं यूज किए थे। अच्छा अच्छा। तो देखो यार, तुम्हारे जो सीनियर है उनका रैंक कितना अच्छा हुआ है, और उन्होंने मोबाइल फोन बिल्कुल भी यूज नहीं किया। जो आप लोग मोबाइल फोन एकदम इंस्टाग्राम पे रील्स देखे जा रहे हो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखे जा रहे हो, और बीच पे तो हमारा टिकटॉक भी था, वहां पे मुजरा ही चल रहा अलग, हालांकि मुझे वहां पे चल रहा होता था, वहां पे टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती, या तो आप यार फन कर सकते हो, मस्ती कर सकते हो, या तो फिर आपका एग्जामिनेशन भी अच्छा हो सकता है। सो एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, 2 साल इन्होंने सेक्रीफाइस किया अपना, मोबाइल फोन, बातें करना दोस्तों से बहुत ज्यादा, चैटिंग, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, और इनका रिजल्ट एक बार ही अच्छा हो चुका है। नाउ ही इज इन आईआईएससी बैंगलोर, व्हिच इज अ ड्रीम कॉलेज फॉर आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं अभी। एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू सौरदीप, लाइफ में आप बहुत अच्छा करें, एंड थैंक यू फॉर गिविंग टाइम टू मी, टू आवर सब्सक्राइबर्स। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मे बी इन नियर फ्यूचर में आपसे और भी बात करूंगा। अभी फिलहाल क्योंकि एग्जामिनेशन है, तो मैं ज्यादातर क्वेश्चंस उसी हिसाब से मैंने पूछा आपसे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह की आपकी प्रिपरेशन रही थी। एंड वन थिंग यू कैन सी कि यार 9-10 तक ये भी ऐसा नहीं थे कि वो कोटा चले गए, दिल्ली चले गए और प्रिपरेशन कर रहे थे। 9-10 इन्होंने नॉर्मल तरीके से ही करी। 11th-12th में ये नॉर्मल स्कूलिंग, ये वो अलग बात है कि स्कूल रामकृष्ण मिशन विच इज अ वेरी गुड स्कूल, वहाँ की प्रिपरेशन काफी अच्छी होती है। एंड वहां से यार इन्होंने सप्ते में सिर्फ, मतलब वीक में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन क्लास करते थे, और ज्यादातर टाइम अपनी सेल्फ स्टडी के ऊपर देते थे, 5 घंटे 6 घंटे, और वीकेंड पे शायद 10-12 घंटे एग्जाम अपना खुद के ऊपर देते थे। एंड यूज टू सॉल्व a lot ऑफ क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस इनसे नहीं बनता था वो सारे क्वेश्चंस को ये फिर नोट डाउन करके रखते थे, या फिर उनको फिर आके देखते थे घर पे कि वो किस तरीके से बन सकता है, या फिर अपने टीचर से पूछते थे, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट ही हैज मेड। तो इन सारे पॉइंट्स को तुम नोट कर सकते हो। और रिवीजन का भी एक नया टेक्निक हम लोग को जानने को मिला सौरदीप से, कि हम लोग रिवीजन अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्त कुछ अलग क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, कभी आप उनसे कुछ क्वेश्चंस जाके पूछोगे, तो उस फॉर्मेट में भी रिवीजन आप लोगों का हो सकता है। सो थैंक यू सौरदीप, और फिर मिलते हैं आगे भी, और भी बातें वगैरह करेंगे हम लोग, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। चलो, ठीक थैंक्स है। बडी फॉर कमिंग, बाय।